Hello friends, welcome to my YouTube channel Being Bookish. Friends, today we are going to solve ICSE 2017 mathematics question paper. Okay, we have already solved question number 1 and question number 2 in the previous video. In this video, we are going to give the solution of question number 3 and question number 4 और इस हिसाब से आपका सेक्शन है यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3A इज द कैटलॉग प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर सेट इज़ 42,000. ठीक है, यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जो कैटलॉग प्राइस है कंप्यूटर की वो कितनी है, ₹42,000. नेक्स्ट क्या है कि द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द लिस्टेड प्राइस. ये जो आपका यहाँ पर लिस्टेड प्राइस है ₹42,000, इस पर शॉपकीपर आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है. ओके, नेक्स्ट में क्या है कि ही फर्दर गिव्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस. गौर करने वाली बात तो यहाँ पर है कि एक्स्ट्रा आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है. किस पे मिल रहा है? डिस्काउंटेड प्राइस. इसका मतलब क्या है कि ये 10% डिस्काउंट हम इस पे लगाएंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी 10% ऑफ 42,000 निकालने के बाद उस पर आपको एक्स्ट्रा 5% मिल रहा है. नेक्स्ट, हाउएवर सेल्स tax at 8% is charged on the remaining price after the two successive discount. मतलब कि दो डिस्काउंट मिलने के बाद जो आपका प्राइस आ जाएगा, दो डिस्काउंट मिलने के बाद जो आपका प्राइस आ गया उस पर आपका सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? 8% का चार्ज हो रहा है उसके ऊपर. यही आपका ये क्वेश्चन है. अब हमें सॉल्यूशन पे जाना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहला क्या क्वेश्चन है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है. सबसे पहला है कि अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स अ कस्टमर हैज़ टू पे. जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि 8% आपको चार्ज लग रहा है सेल्स टैक्स, जो भी आपका प्राइस आया डिस्काउंट लगाने के बाद, तो वो सेल्स टैक्स का कितना वैल्यू है. ओके, लेट्स सी इट सॉल्यूशन. सबसे पहले आपका कैटलॉग प्राइस दिया हुआ था ₹42,000 और इस पे शॉपकीपर ने आपको 10% का डिस्काउंट दिया था. सो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे. सो डिस्काउंट कितना हुआ? ₹4200 का 10% ऑफ के बाद. और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा कि जो एक्चुअल प्राइस थी आपको 42,000, इसमें हम माइनस कर देंगे 4200, विच विल कम आउट एज 37,800. इसके बाद एक ऑफ सीजन डिस्काउंट चल रहा था, कितना? 5% का, जो किस पे लग रहा था? डिस्काउंटेड प्राइस पे लग रहा था. इस वर्ड पे गौर कीजिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे लग रहा था. जो आपका प्राइस शुरू में था उस पर नहीं लग रहा था, जो डिस्काउंटेड प्राइस मतलब इस प्राइस पे आपका डिस्काउंट लग रहा था. ओके, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसका कि प्राइस कितना होगा. सबसे पहले 5% ऑफ 37,800 से कैलकुलेट करेंगे, विच विल कम आउट एज 1890. और उसके बाद प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो जाएगी आपका? 37,800. इससे 800 माइनस 1890, इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ₹35,910. अब हम आएंगे आपके सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स टू बी पेड. आपको निकालना है कि वो जो कस्टमर है उसको कितना सेल्स टैक्स पे करना है. ओके, ओनली द सेल्स टैक्स नॉट द टोटल प्राइस, इस बात का ध्यान रखिए. सो हमें सेल्स टैक्स की वैल्यू दी गई थी कितनी? 8%. उस बेसिस पे हमारा सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? 8% ऑफ जो डिस्काउंटेड प्राइस था, जो सक्सेसिव 2 डिस्काउंट हुए थे, उसके बाद आपका प्राइस कितना आया था? 35,910. इस पे हम सेल्स टैक्स निकालेंगे 8% ऑफ 35,910, विच विल कम आउट एज ₹2872.80. एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल प्राइस जो कस्टमर को पे करनी पड़ेगी, जो सेल्स टैक्स लगने के बाद जो आपका प्राइस होगा वही आपका क्या होगा? टोटल प्राइस. सो सेल्स टैक्स का जितना लग रहा है, जो ये हमारा आंसर आया, और जो प्राइस आया था आफ्टर डिस्काउंट के बाद. ओके, सो वी विल कैलकुलेट इट. एंड यहाँ पर आपका सेल्स टैक्स का वैल्यू रखा मैंने, और यहाँ पर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो 35,910 आया था, दोनों को कैलकुलेट या जोड़ने के बाद हमारा टोटल प्राइस कितना आ गया? ₹38,782.80. ओके, आपको ये पूरा आंसर लिखना. आईसीएसई में अगर आप चेक करेंगे तो कुछ बच्चे खाली 0.8 के बाद अपना आंसर छोड़ देते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर आईसीएसई ने एक मार्क किया था कि 0.80 भी आंसर होना चाहिए. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ईजी क्वेश्चन था. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number B. P1, -2 is a point on the line segment A 3, -6 and B x, y such that AP is to PB
इज इक्वल्स टू 2:3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. जिसने इस चैप्टर को बनाया है उसे समझ में आया होगा कि ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी ही क्वेश्चन है. सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से नोट कर लीजिए, हम इसकी डायग्राम बना के आपको समझाएंगे कि कैसे सॉल्यूशन होगा. सो जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके हिसाब से कि P एक कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट था 1, -2 एंड इट वाज सिचुएटेड समवेयर इन द लाइन A एंड B, जहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है 3, -6 एंड B का कोऑर्डिनेट है x, y. अब एक और इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि AP/PB कितना है 2:3. ये जो रेशियो दिया गया था ये कितना है 2:3. सो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है कि आपको कैलकुलेट करना है कि जो B है इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y जो यहाँ पर लिखा हुआ है. सो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ B. सो टेक्स्ट बुक में जो फार्मूला दिया हुआ है वो x निकालने का ये फार्मूला था कि x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n एंड सिमिलरली y इक्वल टू my2 प्लस ny1 और यहाँ पर क्या आपका m प्लस n है. अब यहाँ पर बात हुई कि x और यहाँ पर y क्या क्या चीज़ है. इसलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स लिखे हुए m, n, x, y उन सभी की मीनिंग आपको बताता हूँ. सबसे पहले जो यहाँ पर m और यहाँ पर n लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये रेशियो है. जहाँ पर 2:3 लिखा हुआ है वही है आपका m और n. मीन्स वी कैलकुलेट m एंड n एज द रेशियो. ओके, अब ये जो x और यहाँ पर y है ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये p मतलब सम पॉइंट विच इज़ इन बिटवीन द लाइन ए बी, ये उसका कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, ये x और y. ओके, और ये जो x2 x1 ये सब क्या है, x1 y1 इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए and x2 y2 is the coordinate of point B. Now let's do the solution. मैंने आपको बताया कि x और y किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P का. सो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, -2. सो पुटिंग दैट वैल्यू इन x व्हाट वी विल गेट, x का वैल्यू हम रखेंगे 1. m क्या है, रेशियो था, m क्या आपका रेशियो, तो रेशियो क्या था 2:3 था. ओके, सो 2 इंटू x2 क्या है, जो b वाला जो आपका पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट था. सो x2 का वैल्यू हो गया x प्लस n क्या है, ये वाला रेशियो 3 वाला, ठीक है, n इंटू x1. अब x1 यहाँ पर क्या था आपका a वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट. सब चीज़ याद रखिए और समझते हुए जाइए. सो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 और डिवाइड किससे होगा, m प्लस n से. सो m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3. यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे. सो 2 प्लस 3 विल बी 5 और ये इधर जाए तो मल्टीप्लाई होगा. सो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ये 2x बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा. सो 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5. नाउ जब ये 9 इस साइड आएगा तो क्या होगा, 5 माइनस 9 और 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -4 और इधर आपका रहा 2x. सो अब 2 इधर जाएगा आपका. सो क्या होगा, -4 डिवाइड बाई 2 विच विल बी -2. सो यहाँ से आपका इजीली x का वैल्यू कितना आ गया, -2. नाउ लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. y भी वैसे ही कैलकुलेट होगा. y यहाँ पर किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पॉइंट P था उसमें जो y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू था वो है. सो y कोऑर्डिनेट का जो उसमें वैल्यू था वो क्या था, -2. m इंटू y2 मीन्स 2 इंटू y2 क्या है, b वाला पॉइंट जो था उसका कोऑर्डिनेट है. सो उसका वैल्यू कितना है, y है, प्लस n मतलब 3 इंटू y1 यहाँ पर क्या है, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट. सो -6 और डिवाइड क्या करेंगे, m प्लस n. सो यहाँ पर क्या हो गया, 2 प्लस 3 5 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, -10 एंड देन 2y प्लस सॉरी ये माइनस हो जाएगा -18. नाउ व्हेन विल ट्रांसफर -18 इंटू दिस साइड, ये क्या हो जाएगा, -10 प्लस 18 विच विल कम आउट एज 8 और यहाँ पर आपका 2y रहा. अब 2 इस साइड जाएगा तो 8 डिवाइड बाई 2 विच विल बी y इक्वल्स टू 4 एंड उस हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आ जाएगा विच विल बी -2, 4 और आपको ऐसे आंसर लिखना लास्ट में B और ब्रैकेट में लिख देंगे उसका कोऑर्डिनेट -2, 4. सो आई होप कि ये भी सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3C. क्वेश्चन नंबर 3C सेज that the marks of 10 students of a class in an examination arranged in ascending order is as 13, 35, 43, 46, x plus 4, 55, 61, 71 and 80. If the median marks is 48, find the value of x.
ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है, हेंस फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इसमें यहाँ पर उसको पुट कर देंगे और इस दोनों वैल्यू की हम आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोड निकालना है इस डेटा का जहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन मेरा क्या है, 10 है। 10 है मतलब क्या है, इवन। चलिए मैं थोड़ा सा अलग कलर थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है, 10 विच इज़ इवन। सो इस हिसाब से मीडियन का क्या फॉर्मूला आ जाता है कि n/2th ऑब्जर्वेशन। अच्छा समझिए, बहुत कोई क्या करते हैं गलती, n/2 ले लेते हैं, नहीं, n/2 वाला ऑब्जर्वेशन लेना होता है। नेक्स्ट क्या है, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। मीडियन भी आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से पढ़े। सो मीडियन वॉज गिवन एज 48, n/2 मतलब 10/2 मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर n/2 + 1 मतलब 5 + 1 6th ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाई 2। अब क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, सो 5th ऑब्जर्वेशन जो था आपका क्या था, x था, और जो 6th ऑब्जर्वेशन था विच वॉज x + 4। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। एक और बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी आप मीडियन निकालते हो, तो जो भी ऑब्जर्वेशन रहता है उसे आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज यू विल हैव अ ग्रेट प्रॉब्लम। आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। ये मीडियन का एक रूल है कि जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहता है उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेना है। अब तो सॉल्यूशन इजी है कि मीडियन का हमें वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था, हमें 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन को हमने यहाँ पर बैठा दिया x और x + 4 है ना, और यहाँ 2 डिवाइड हो गया। अब 2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, 2 × 48 विच विल बी 96, और यहाँ क्या x + x 2x और प्लस 4 उधर जाएगा। सो 96 - 4 इज 92 इज इक्वल टू 2x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 46। सो अभी तक हमने जो सॉल्यूशन किया वो आपका पहला पार्ट का सॉल्यूशन था, ऑल्दो वहाँ पर 1 और 2 करके दिया नहीं हुआ है, बट आपको x की वैल्यू निकालनी थी। सो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 46। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें मोड निकालना है। सो लेट अस कैलकुलेट मोड। सो आपका जो ऑब्जर्वेशन था और जो डेटा था उसमें वो कैसे कैसे थे, ये सब डेटा थे आपका 13, 35, 43 वगैरह। और यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू कितने आ गई, 46, और x + 4 की जब हम वैल्यू पुट करें तो मतलब 46 + 4 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालना तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं, इजी है। देखिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 13 है, 13 एक ही बार रिपीट हो रहा है। 35, 43, 46 कोई भी नंबर देख लीजिए वो सिंगली रिपीट हो रहा है, एक्सेप्ट 46 यहाँ भी है, 46 यहाँ भी है। सो मोड बहुत ईजी है, क्या आ जाएगा आंसर मोड का, 46। Okay, so this completes question number 3. Now let us have a look at question number 4. Question number 4a demands that what must be subtracted from 16x³ minus 8x square plus 4x plus 7 so that क्या आ जाए आपका रिजल्टिंग एक्सप्रेशन कि वो 2x + 1 का फैक्टर हो जाए। क्वेश्चन को अच्छा समझिए कि इस एक्सप्रेशन से हम किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करें कि जो आपका रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आए वो इस चीज़ का फैक्टर बन जाए। मतलब जब हम यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करें तो ये पूरी फैक्टराइज हो जाए। दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। नाउ लेट अस हैव एट इट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट y बी गेट सब्ट्रैक्टेड। x नहीं मान सकते क्योंकि x तो यहाँ पर पहले से ही है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। सो लेट y शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब मेरा f(x) जो मेरा एक्सप्रेशन वो कैसा बन जाएगा, 16x³ - 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और माइनस y। ओके, हमारा gx का क्या वैल्यू दिया गया था, 2x + 1, यही है जो आपको फैक्टर बनेगा इस एक्सप्रेशन का। सो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आएगी कितना, -2। अब एक बात ध्यान से समझिए, बहुत गौर से समझिए कि अगर ये जो चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कि अगर इसमें से कोई चीज़, इस एक्सप्रेशन से अगर हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो चीज़ है आपका, ये आपका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, यही चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये फैक्टर बन जाता है सो मीन्स अगर हम यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करें सो दिस विल कम आउट एज 0। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर किसी का फैक्टर होता है तो उसको डिवाइड करके 0 ले आता है रिमाइंडर में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई देयर। सो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे आई थी -1/2, जिसे हम इस फंक्शन में या इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। सो जहाँ भी आपका x दिख रहा था वहाँ पर हर जगह -1/2 पुट करते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये चीज़, ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट होती है तो ये इसको फैक्टराइज कर देगा, मतलब उसका रिमाइंडर कितना ले आएगा आपका, 0 ले आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इक्वल टू
0। अब हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे। 16 इंटू क्या हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो ये माइनस रह जाएगा। तो यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया 16 इंटू 1/8। अब यहाँ पर क्या है, -1/2 का पावर कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा +1/4। और ये क्या हो जाएगा -4 इंटू 1/2 +7 -5। अब ये और ये कटेगा 2 बार में, ये और ये कटेंगे फिर से 2 बार में, और ये फिर से कटेंगे 2 बार में। ओके, सो दिस इज -2 और ये भी आपका कितना आ जाएगा -2, और ये क्या है +7, और y को मैंने इस साइड पहले ट्रांसफ़र कर लिया। सो यहाँ पर आपका क्या था -y, तो इधर आके क्या बन जाएगा ये +y। देखिए कैलकुलेशन बहुत ही गौर से करना पड़ता है एग्जाम में। ओके, आपको हो सकता है ये सब चीज़ बहुत ईजी लग रहा है, बट कैलकुलेशन इज़ वेरी टफ नहीं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा -6 + 7 मीन्स y की वैल्यू कितनी आई 1। सो आवर आंसर इज कि 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। कभी भी आंसर में 1 आता है तो बहुत गुस्सा आता है ना, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैंने की, इतनी सारी कैलकुलेशन की और आंसर क्या है 1 आया। ओके, बट नेवर माइंड, आंसर इज आंसर। सो 1 इज द आंसर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट 2x + 1 आपका फैक्टर बन जाए। नाउ लेट अस हैव द सेकंड क्वेश्चन। ओ बाबा, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन देख के थोड़ा दिमाग तो ख़राब हो रहा है, लेकिन चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। कि इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, जो हमें दिख रहा है बहुत खूबसूरत सा। इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कल, जो यहाँ पर एक सर्कल है, एंड 2 सेमी सर्कल, वो भी हमें दिख गया भाई, यहाँ पर 2 सेमी सर्कल है। और सभी क्या है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन वाला चीज़ आया कि रेडियस आपका क्या है, कि रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ऐसे ब्लैक कलर में, यही आपका शेडेड रीजन, एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आपको आंसर तो देना है, बट किस में देना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो वो तो बाद में होगा, पहले हम आंसर निकालने की तरकीब सोचते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाने वाला हूँ कि हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, गौर से देखते जाइए। सबसे पहले आपका है ये रेक्टेंगल। ओके, आपका इस रेक्टेंगल में अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ, फिर इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता हूँ, इस सेमी सर्कल का, और इस पूरे सर्कल का मैं एरिया निकाल लेता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले पूरा रेक्टेंगल का एरिया ले लिया। अब मैं इस पूरे रेक्टेंगल में ये तीनों चीज़ अगर मैं माइनस कर दूँ, इस पूरे तीनों चीज़ के अगर मैं एरिया माइनस कर दूँ, ध्यान से देखते जाइए। अगर मैं इस पूरे जो भी सर्कल है, मैं सिंपल सा सर्कल लिख लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे रेक्टेंगल से अगर मैं इन तीनों सर्कल और सेमी सर्कल को माइनस कर देता हूँ, तो आपका ये क्या बचेगा, यही जो शेडेड रीजन यहाँ पर बच गया, आपका यही बचेगा सिंपल सा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस, है ना। हम इसी टाइप से इस क्वेश्चन का अप्रोच लेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो जैसा मैंने अप्रोच बताया, मैंने वैसे ही सॉल्यूशन किया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या निकालना क्वेश्चन में, उसे हम लिख लिए हैं कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है। उसे कैसे निकालें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस कर देंगे जो एरिया ऑफ सर्कल था और जो आपका 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल है। ओके, अब बात आई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, और क्या चाहिए हमें, ब्रेथ चाहिए, और इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। बट बॉस यहाँ से हम लेंथ और ब्रेथ निकालें कैसे, क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है कि रेडियस दिया हुआ सेमी सर्कल वगैरह का और सर्कल वगैरह का, और तो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। देखते हैं पहले निकालें कैसे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू। सो ध्यान से देखिए, ये है आपका रेडियस, ये है आपका रेडियस, और यहाँ पर ये हो गया डायमीटर, और ये हो गया आपका रेडियस। फिर से इसी चीज़ को हम यूज़ करके आपका क्या निकालेंगे, सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ब्रेथ किसका, रेक्टेंगल का। देखिए ये जो चीज़ है ये कितनी दूर, ये आपका रेडियस है, और रेडियस कितना 5, सो ये हो गया आपका 5। फिर यहाँ पर रेडियस है, ये फिर से 5 हो जाएगा वैल्यू। ओके, समझ में आ रहा। फिर यहाँ से आपका ये फिर से एक रेडियस है, ये फिर से 5 हो गया, और ये फिर से 5 हो गया। सो यहाँ पर 5 5 5 5 4 बार आ गया, मतलब लेंथ तो हमारा डायरेक्ट निकल गया भाई कि 20 सेंटीमीटर हो गई लेंथ रेक्टेंगल की। वैसे ही सिंपल से हम लोग कैसे करेंगे, ब्रेथ निकालेंगे। ये भी आपका रेडियस आपको पता है, और ये भी आपका रेडियस है। सो रेडियस और रेडियस मतलब 5 + 5 सिंपल से करना, तो हमें ब्रेथ भी निकल गई, कितने आ गया रेक्टेंगल का, ब्रेथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, है ना। कमाल की चीज़, ईजी। चलिए अब निकालते हैं आगे के सॉल्यूशन। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल वी हैव दीज वैल्यूज़ कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपका 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है 10 सेंटीमीटर। वैसे अब एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो दिस वॉज वेरी इजी। नाउ लेट अस कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहले हम सर्कल की एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। सो रेडियस ऑफ द सर्कल वाज गिवन एज 5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू, मतलब फॉर्मूला, और रेडियस की वैल्यू कितना है 5, सो 25 पाई। अभी हम पाई का टर्म छोड़ देते हैं, आगे मैं समझाऊंगा क्यों मैं पाई के वैल्यू में छोड़ दे रहा हूँ। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। नाउ कैलकुलेट, लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। जो रेडियस दिया गया सेमी सर्कल का, सारे सर्कल का ही 5 सेंटीमीटर दिया गया था, तो यहाँ पर सेमी सर्कल का भी रेडियस कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, आधा सर्कल है तो आधा हो जाएगा एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2। और क्या है यहाँ पर आपका दो सेमी सर्कल है, तो मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। ओके, सो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 और 2 कट गया तो आपका क्या आ गया, फिर से पाई आर स्क्वायर आ गया। सो फिर से हम लोग आर की जगह मतलब 5 पुट करेंगे, मीन्स 25 पाई। ओके, सो एरिया 2 सेमी सर्कल, एक नहीं दोनों सेमी सर्कल का एरिया कितना आया 25 पाई। अब टोटल एरिया किसका, एक तो सर्कल वाला और एक जो दोनों सेमी सर्कल वाला, तो दोनों कितना 25 पाई मीन्स टोटल कितना 50 पाई। अब हम यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। क्वेश्चन में वैसा कुछ तो नहीं दिया गया था कि यूज़ द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14 या 22/7। सो हमने अपने हिसाब से 22/7 ले लिया, और 22/7 लेने के बाद आपको जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 157.14, और आगे कुछ आएगा तो हमने पहले 2 डिजिट ले लिए। ओके, सो 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका सेमी सर्कल और सर्कल का स्क्वायर। ना हमें एक एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो बहुत आसान है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आया था उससे माइनस कर देंगे जो एरिया ऑफ सर्कल, दोनों सेमी सर्कल, दोनों और तीनों मिला के जितना एरिया आया उसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल से माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या आया, जब इसे माइनस करेंगे तो 42.86। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या था, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको आंसर देना था, और बच्चे यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। आपका जो आंसर है, सबसे पहली बात तो ये आएगा, यहाँ पर 42.86 था तो आपका आंसर क्या है 42.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जब आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछता है ना, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। और जब आपका क्वेश्चन पूछेगा कि 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल प्लेस के बाद वाला चीज़ वो पूछ रहा है। इस बात को अच्छे से समझ जाइए कि जब आपका सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह पूछे, मीन्स आपका क्वेश्चन जो है उसमें आपका 3 डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 डिजिट यहाँ डाल दिया, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर से हिसाब से 42.9। अब यहाँ 9 कैसा है, तो देख रहे हैं आपको 5 से बड़ा है ये वाला चीज़, सो ये क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज़ कर जाएगा, कितना हो जाएगा 42.9 हो जाएगा, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, इसे भी देखते हैं यारो और समझते हैं कि इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। सो आपका इन इक्वेशन से एक क्वेश्चन आ गया, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन। सो दिस इज़ व्हाट योर इन इक्वेशन इज़। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल है आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए, कि जो x है दैट बिलोंग्स टू एन इंटीजर। आई मतलब क्या होता है, इंटीजर। ओके, देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्यूशन करेंगे। सो सबसे पहले हम तो यहाँ पर वो इन इक्वेशन को लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। सो दिस वाज द फुल इन इक्वेशन, और यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया। अब इसे सॉल्यूशन करने का तो तरीका बहुत अलग अलग है। कुछ लोग डायरेक्टली पूरे ही ले लेते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने तो सीखा है, मैंने क्या सीखा कि पहले एक तरफ का लूँगा, पहले मैंने इस टाइप का इधर से लिया और मैंने x का इन इक्वेशन जो भी आपका आएगा ग्रेटर देन लेस देन उसको कैलकुलेट कर लूँगा। नेक्स्ट क्या करूँगा, फिर मैं इस 2 पार्ट को लूँगा और यहाँ से मैं आंसर निकालूँगा x का। ओके, सो लेट अस सी। सबसे पहले मैंने इन दोनों को लिया कि -8 1/2 इज लेस देन -1/2 -4x, यही आपका यहाँ पर। ओके, सो ये आ जाए आपका -17/2 विच इज लेस देन माइनस, अब ये मैंने क्या किया यहाँ पर एलसीएम ले लिया सिंपल सा, और -1 -8x डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। ओके, सो अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा आपका -17 विच इज लेस देन -1 -8x। जब तक हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस से नहीं करें तब तक साइन चेंज नहीं होगा। अभी तक साइन लेस देन था, अभी तक लेस देन ही चल रहा है। अब ये जो -1 है मैं इसे इस साइड ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा -17 + 1 विच इज लेस देन -8x, यहाँ छूट जाएगा। ये आ जाएगा -16 विच इज लेस देन -8x। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि दोनों साइड में -8 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, ताकि -8 से जब ये डिवाइड हो जाएगा तब यहाँ पर सिंपल सा x बच जाएगा जो कि मुझे चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड आपका -8 से डिवाइड कर दूंगा।
जैसे ही मैंने -8 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये जो लेस देन वाला साइन था ये किस में चेंज हो गया, आपका ग्रेटर देन वाला साइन में चेंज हो गया। ओके, सो -16 डिवाइड बाई 8 ग्रेटर देन, और ये -8/8 एक्स। ओके, सो ये आपका आ जाएगा +2 ग्रेटर देन एक्स। ये आपका पहला इक्वेशन आया या फिर सिंपल सा एक्सप्रेशन आया। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो है कि -1/2 -4x लेस देन इक्वल टू 7/1/2। सबसे पहले हम इसे इस तरह चेंज करें कि -1/2 -4x लेस देन, इसे हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में, मीन्स 15/2। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से करना, आराम से करना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आपका आंसर सही आना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पर क्या आ गया, डिवाइड बाई 1, और इससे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -8x डिवाइड बाई 2, एंड इधर क्या है 15/2। यहाँ से फिर से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपल से क्या बच जाएगा कि -1 -8x लेस देन इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से मैं 1 को इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 15 + 1 16, और -8x इधर बच गया। अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, x का टर्म में लाने के लिए सिंपल सा दोनों तरफ -8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब मैं -8 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। ध्यान से सुनिए कि डिवाइड करने से साइन चेंज नहीं हुआ, माइनस मतलब कोई निगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया, इसीलिए यहाँ पर साइन चेंज हुआ। ओके, कन्फ्यूजन मत रखिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन सिंपल से ये हो जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। सो हमारा पहला जो आया था वो क्या आया था, x इज़ लेस देन 2, और दूसरा जो आया है हमारा क्या है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब दोनों कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद आपका कुछ इस टाइप से बनेगा कि -2 इज़ लेस देन इक्वल टू x, और x इज़ लेस देन 2, और यहाँ पर ये छूट गया था, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। सो ये आपका ये कर्ली ब्रैकेट, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जितना भी मैंने चीज़ लिखा है ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इसे एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। आपको पता होगा जब भी इंटीजर आता है तो सिंपल सा हम लोग डॉट बना देते हैं। सो यहाँ पर -2 है तो -2 कहाँ है, यहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग ऐसे करके डॉट करके दिखा देंगे, फिर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, क्या 2 आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि x इज लेस देन 2, इक्वल टू 2 नहीं है। तो यही आपका 4 यहाँ पर बिंदी ऐसा कुछ लग जाएगा, एंड दिस इज योर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा सॉल्व हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स।